हेलो फ्रेंड्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग। अभी तक हमने प्लानिंग किया, अब प्लानिंग के बाद अगला फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है? बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन क्रिएट्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को क्रिएट किया जाता है। अभी अगली नेक्स्ट वीडियोस में आप समझेंगे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है। आप सिर्फ ये मान लीजिए कि जिस तरीके से हम कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसके लिए बहुत सारे आपको काम करने होते हैं, बिल्कुल ठीक उसी तरह बिजनेस को स्टार्ट करते हुए आपको बहुत सारे काम करने होते हैं। उसी को बेसिकली हम ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। इट डिफाइंस द रोल्स एंड पोजिशंस ऑफ स्किल्ड पीपल। देखो, यहाँ पर हम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम स्किल्ड पीपल की बात कर रहे हैं। जो स्किल्ड लोग होते हैं उनका रोल्स डिफाइन किया जाता है, उनकी पोजीशंस डिफाइन की जाती है। सीईओ कौन होगा, सीएफओ कौन होगा, डायरेक्टर कौन होगा, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर कौन होगा, राइट? यानी कि डिपार्टमेंटल हेड्स कौन कौन होंगे, किसकी क्या जिम्मेदारी होगी, कौन क्या करेगा, प्रोडक्शन मैनेजर होगा कि नहीं होगा, सेल्स मैनेजर होगा कि नहीं होगा, राइट? तो डिपेंड करता है ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। तो ये काम हम करेंगे ऑर्गेनाइजिंग के अंदर में। इट डिफाइंस द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉइज सो दैट पर्सनल प्रॉब्लम्स इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज कुड बी एलिमिनेटेड। यानी कि लोगों के बीच में क्या रोल होगा, कौन सुपीरियर होगा, कौन सबऑर्डिनेट होगा। आसान भाषा में सुपीरियर मतलब सीनियर और सबऑर्डिनेट मतलब जूनियर, लेकिन हम बुक में यही लिखेंगे सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। सुपीरियर का मतलब क्या होता है? सीनियर, राइट? और सबऑर्डिनेट का मतलब जूनियर। तो कौन सुपीरियर होगा, कौन सबऑर्डिनेट होगा, ये हम यहां पर क्लियर करते हैं। अगर ये क्लियर नहीं होगा तो सब लोग अपने आप को सुपीरियर मानेंगे, फिर कोई किसी के अंडर में काम नहीं करेगा और काम करवाना सबसे मुश्किल हो जाएगा। मैं एक बार फिर से मैनेजमेंट की डेफिनेशन रिकॉल कराता हूं आपको। काम करवाना ही मैनेजमेंट होता है, उस कला को ही मैनेजमेंट कहते हैं। अगर ये हम क्लियर नहीं करेंगे कौन सुपीरियर है कौन सबऑर्डिनेट है तो ये काम नहीं करवाया जा सकता। और ये स्टेप्स, ये चीज़ हम करते हैं ऑर्गेनाइजिंग के अंदर में। इट कोऑर्डिनेट्स ह्यूमन एफर्ट्स असेंबल रिसोर्सेज। कोऑर्डिनेशन हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ह्यूमन एफर्ट्स का मतलब है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ह्यूमंस चलाते हैं, ह्यूमन बीइंग काम करते हैं। आप कहेंगे नहीं सर, कंप्यूटर्स काम करते हैं, मशीनरी काम करती है, टेक्नोलॉजी काम करती है, पर उन सबको चलाता कौन है? उन सबको प्लान कौन करता है, डिजाइन कौन करता है? ह्यूमंस, राइट? तो ह्यूमन एफर्ट जितने भी होते हैं उसको कोऑर्डिनेट करना, रिसोर्सेज को असेंबल करना। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? आपको रिसोर्सेज क्या चाहिए? फाइनेंस भी चाहिए, उसको रिसोर्स को ऑर्गेनाइज करना। आपको लैंड एंड बिल्डिंग भी चाहिए, उसको रिसोर्स को असेंबल करना। लोग चाहिए, उसको असेंबल करना। जो गुड्स रॉ मटेरियल है उसको असेंबल करना। ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आती हैं, जिसमें हम ह्यूमन एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करते हैं और सारे रिसोर्सेज को असेंबल करते हैं एक जगह पर। ये एक छोटी सी पिक्चर आपके सामने आ रही है, जरा इसको बड़े ध्यान से देखिए और इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। दोनों में कुछ फर्क नजर आता है आपको? सोचिए, मैं आपको टाइम देता हूं। ऊपर वाली पिक्चर देखिए और नीचे वाली पिक्चर देखिए, दोनों में क्या फर्क है? सोचो। आप में से कुछ लोग कहेंगे बड़ी मछली है, छोटी मछली है, बहुत सारी मछलियां हैं। एक तरफ मछली, बड़ी मछली छोटी मछली के पीछे भाग रही है और नीचे वाली पिक्चर में छोटी मछली बड़ी मछली के पीछे भाग रही है। बट ऐसा नहीं है। अगर आप बिल्कुल ध्यान से इस पर फोकस करेंगे तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है इसमें छिपा हुआ। ध्यान से देखिए, वो कॉन्सेप्ट क्या है? ऊपर वाली पिक्चर में जितनी भी छोटी मछलियां हैं वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नहीं है, अनऑर्गेनाइज्ड है। इसीलिए बड़ी मछली इन छोटी मछलियों का शिकार कर लेगी और इनको खत्म कर देगी। नीचे वाली पिक्चर के अंदर में अगर आप देखेंगे तो देखिए छोटी मछलियां बहुत सारी हैं, लेकिन वो सारी की सारी ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है। उन्होंने एक शेप बना ली, एक बहुत बड़ी मछली का आकार बना लिया। अब उन छोटी मछलियों के सामने ये वाली जो बड़ी मछली है ये भाग रही है डर के, क्योंकि दे आर इन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। इसी तरह से वो बिजनेस सेक्टर्स, वो कंपनियां जो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होती हैं, भले ही छोटी हों फिर भी वो बड़ी से बड़ी कंपनी को मात दे सकती हैं। लेकिन कोई भी सेक्टर, कोई भी कंपनी अगर ऑर्गेनाइज फॉर्म में नहीं है तो कोई ना कोई बड़ी कंपनी उसका शिकार कर लेगी, उसको ख़त्म कर देगी।
तो ऑर्गेनाइज की इंपॉर्टेंस शायद आप यहाँ समझ गए होंगे कि ऑर्गेनाइज होना कितना इंपॉर्टेंस रखता है। चलिए अब डिस्कस करते हैं व्हाट आर द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, यानी ऑर्गेनाइजिंग में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप आता है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के अंदर आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। देखिए आप एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, आपके घर में शादी है लेट्स सपोज, और आपको फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, आप यही करेंगे ना कि कौन कौन से काम करने हैं। शादी के कार्ड लेकर आने हैं, फिर उसकी प्रिंटिंग करवानी है, फिर एक लिस्ट बनानी है आपको जिन जिन को आपने इनवाइट करना है, फिर उसके साथ में आप क्या गिफ्ट देंगे, मिठाई का डब्बा देंगे, वो आप ऑर्गेनाइज करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, यानी कि आपका सबसे पहला काम क्या होगा, उन सारी एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करना जो आपको प्रोसेस में करनी है, राइट। फिर आप क्या करेंगे, काम को डिवाइड करेंगे। क्यों किया जाता है ऐसा, बिजनेस में भी ऐसे ही होता है। आप कोई बिजनेस करने जा रहे हैं तो आप सबसे पहले वो सारी एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे जो आपको करनी है, फिर उसको काम को डिवाइड करेंगे आप। डुप्लीकेशन अवॉइडेड, मतलब अगर हम ऐसा करते हैं, अगर हम डिवीजन ऑफ वर्क कर लेते हैं, सारी एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि डुप्लीकेशन नहीं होता, यानी एक काम बार बार नहीं होगा। बर्डन ऑफ वर्क शेयर्ड अमंग द एम्प्लॉयज़, और जो काम का बर्डन है वो आप सबके साथ शेयर कर पाएंगे। देखिए घर में भी जब कोई फंक्शन होता है तो वो एक जना ऑर्गेनाइज नहीं करता, घर के सारे लोग, इवन रिश्तेदार, सब लोग, मित्र लोग मिल करके उसको डिवाइड करते हैं, थोड़ा थोड़ा काम सभी लोग करते हैं और एक बहुत बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। इसी तरह बहुत जो कंपनियां होती हैं उसमें भी सारा जो वर्क होता है वो थोड़े थोड़े छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होता है, उससे पूरा वर्क जो होता है वो डिवाइड हो जाता है एम्प्लॉयज़ के बीच में, और बहुत बड़ी चेन, बहुत बड़ी कंपनी काम कर पाती है। उसके बाद दूसरा स्टेप आता है डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब है डिपार्टमेंट्स को बनाना, यानी अब आपको ये देखना होगा कि कितनी सारी एक्टिविटीज़ आप जब ग्रुप करेंगे। देखिए यहाँ लिखा है ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ विच आर सिमिलर इन नेचर। इसका मतलब ये है, मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल है, आप बहुत सारी चीज़ें आपको अपने बिजनेस प्रोसेस में परचेज करनी होती हैं। अब क्या हर परचेज के लिए एक अलग अलग मैनेजर होगा? नहीं। अब आप क्या करेंगे, जितनी भी परचेज करने वाली आइटम्स है उन सबको ग्रुप करेंगे और एक डिपार्टमेंट बना देंगे और उसका नाम रखेंगे परचेज डिपार्टमेंट। यानी अब उस परचेज डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी हो गई कि वो जितनी भी कंपनी के लिए परचेज है, चाहे वो किसी भी टाइप की परचेज है, कितनी भी क्वांटिटी में परचेज है, किसी भी जगह से परचेज है, किसी भी रेट पर परचेज करना है, वो सारा का सारा कौन करेगा? परचेज मैनेजर, यानी कि परचेज डिपार्टमेंट। इसको बोलते हैं हम डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन परचेज डिपार्टमेंट भी हो सकता है, सेल्स डिपार्टमेंट भी हो सकता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी हो सकता है, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट भी हो सकता है, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट भी हो सकता है, राइट। बहुत सारे डिपार्टमेंट हो सकते हैं, डिपेंड करता है कैसी ऑर्गेनाइजेशन है और कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ, डिपार्टमेंटलाइजेशन आप टेरिटरी बेस पर भी कर सकते हो, जैसे नॉर्थ का अलग कर दिया, साउथ का अलग कर दिया, वेस्ट का अलग कर दिया। कई बार हम प्रोडक्ट्स के बेस पर भी डिपार्टमेंटलाइजेशन कर देते हैं, जैसे क्लोथ्स का डिपार्टमेंट अलग बना दिया, अप्लायंसेस का अलग डिपार्टमेंट बना दिया, कॉस्मेटिक्स का अलग बना दिया। आप कई बार बड़े मॉल में भी जाते होंगे घूमने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, तो आपने देखा होगा वहाँ पर लिखा होता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स। फर्नीचर डिपार्टमेंट अलग है, ग्रॉसरीज का अलग है ना, तो डेली रूटीन का अलग होता है, ईटेबल्स का अलग होता है, तो डिपेंड करता है ये। आई मीन जब भी हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं तो हमें हमारा आइडिया वेरी क्लियर होना चाहिए कि हमें करना क्या है, तभी हम इस ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस को फाइनलाइज कर सकते हैं और इनिशियलाइज कर सकते हैं। अगला स्टेप आता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज यानी प्रॉपर मैच इज मेड बिटवीन नेचर ऑफ जॉब एंड एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज यानी प्रॉपर मैच इज मेड बिटवीन नेचर ऑफ जॉब एंड एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। यानी कि यहां पर अब हम क्या करते हैं, जब ड्यूटीज असाइन करते हैं तो अब ये देखते हैं कि कौन सा पर्सन किस कैपेबिलिटी का है, उसका क्वालिफिकेशन क्या है, उसका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, उसके बेस पर हम ड्यूटीज़ को असाइन करते हैं और हमें इंश्योर करते हैं कि प्रॉपर मैच किया जा सके बिटवीन नेचर ऑफ जॉब, यानी जिस तरीके की जॉब है और एबिलिटी जिस तरीके की पर्सन की है उसी को वो काम दिया जाए। समझ गए मेरी बात? यानी कि जो भी पर्सन है जिसको हम काम दे रहे हैं, हमें इंश्योर करते हैं कि क्या वो पर्सन के पास में एबिलिटी है, क्वालिफिकेशन है, क्वालिटी है कि वो उस काम को कर पाएगा।
अगेन आइडिया शुड बी वेरी क्लियर। आपको आइडिया नहीं है आप क्या काम करने वाले हैं, तो आप ये स्टेप्स भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर होता है हमारा तीसरा स्टेप्स कंप्लीट असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। चौथा स्टेप आता है स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। हु हैज़ टू रिपोर्ट टू हुम, यानी कि जिन जिन लोगों को भी आपने ड्यूटीज डिफाइन की हैं वो किसी ना किसी कोऑर्डिनेटिंग हेड को रिपोर्ट करेंगे उनका काम किस लेवल तक पहुंचा। जब तक ये नहीं पता चलेगा तो क्या पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो पाएगा? नहीं सर। जैसे अभी मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल लिया था शादी का आपके घर में, तो मान लीजिए एक पर्सन का काम है लिस्ट बनाना और एक पर्सन का काम है शादी के कार्ड ऑर्गेनाइज करना। अब जैसे ही लिस्ट के अंदर में 4 लोग नए ऐड होंगे तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो उस पर्सन को जिसके कार्ड ऑर्गेनाइज करने की जिम्मेदारी है उसको बताएं कि भैया 4 कार्ड एक्स्ट्रा चाहिए। यानी हु हैज़ टू रिपोर्ट टू हुम, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को अगर सामान की ज़रूरत है, उसको सामान बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, तो ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि वो परचेज डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करे उसको कितना रॉ मटेरियल चाहिए। बात समझ आ गई? स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, यानी कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ये होता है चौथा स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। कितने स्टेप्स हो गए? 4। आइडिया क्लियर हो गया आपको? वेरी गुड। फर्स्ट स्टेप क्या है? आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। दूसरा स्टेप डिपार्टमेंटलाइजेशन। तीसरा स्टेप असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। चौथा स्टेप स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। तो यू शुड हैव अ वेरी 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 कॉन्सेप्ट क्लियर आइडिया, और इसी को हम बोलते हैं IDEA, आइडिया। आई से आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, यानी कि कौन सारे काम को निकालना, उसको डिवाइड करना। उसके बाद हमारा आता है डिपार्टमेंटलाइजेशन, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाना। उसके बाद आता है हमारा असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। प्लीज़ बी केयरफुल, यहाँ पर आपको स्टेप्स बाद में ऊपर नीचे करने हैं। दिस इज़ बेसिकली द फोर्थ स्टेप। हमने इसको लर्न करने के लिए आइडिया वर्ड को चूज़ किया है, बट ये जो ई है एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, दिस इज़ फोर्थ स्टेप। और हमारा थर्ड स्टेप होता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। तो आइडिया क्लियर होना चाहिए और आप 4 स्टेप्स को लर्न कर सकते हैं। आइडिया लिख करके आप स्टेप्स को ऊपर नीचे एरो लगा सकते हैं। आई से आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, डी से डिपार्टमेंटलाइजेशन, ए से असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ एंड ई से स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। आई होप आइडिया ऑर्गेनाइजिंग का भी आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑर्गेनाइजिंग क्या है और उसके स्टेप्स क्या है। राइट, टेक केयर, बाय बाय।